मैं अपने माँ बाप की बहुत ही नाफरमान औलाद हूँ। मैंने हमेशा उनका दिल दुखाया है, कभी उनकी बात नहीं मानी, मुंह से कोई ऐसी बात ही निकाली है जिससे कि वह दुखी हो जाए। उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ कर रख दिया है। अपने पति की गैर मौजूदगी में मैं उसके दोस्त को बुलाया करती थी। हम दोनों बहुत देर तक बातें किया करते थे, लेकिन एक दिन मेरा पति अपनी दोस्त की मौजूदगी में ही घर आ गया और मुझे देखकर हंसने लगा। कहने लगा, तुम हैरान क्यों हो रही हो? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा यह बदसूरत पति तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। आज तुम्हारी यह हसरत पूरी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले एक राज खुलना बाकी है। थोड़ी देर बाद वह सामने आया तो उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शक्ल तो। मेरा नाम सुरभि है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसी वजह से बहुत ही लाड और नाजों से पाला गया था। मुझे अपने से कमतर लोगों में बैठना पसंद ना था। मैं शुरू से ही खूबसूरत और कीमती चीजों को खरीदा करती थी। मेरे माँ बाप ने खुद तंगी में जीवन काट कर मुझे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन मैं अपने घर वालों से कभी खुश ना हुई थी। मेरा बाप एक ऑटो चलाता था और मेरी माँ सिलाई करती थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाने के लिए शहर के महंगे स्कूल में भेजा था। वहाँ मेरे हम उम्र बच्चों के माँ बाप या तो डॉक्टर थे या टीचर या फिर बिजनेसमैन थे। मुझे अपने पापा का बताते हुए शर्म महसूस होती थी कि वह एक ऑटो ड्राइवर है। इस वजह से मैं अपने पापा को कह दिया था कि वो मुझे स्कूल से लेने न आए, बल्कि मेरे लिए स्कूल बस लगवा दें। मुझे इस चीज का एहसास ना था कि मेरे माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा। मैं अपनी बातों से उनको तकलीफ दिया करती थी। मेरी माँ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी फीस ही मुश्किल से पूरी होती है। अगर हम स्कूल बस लगवा देंगे तो तुम्हारे पापा पर बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी वही एक बात थी। मैंने कह दिया, अगर आप लोग बस नहीं लगवा सकते तो फिर मुझे स्कूल लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरे पापा ने मेरी जिद देखते हुए मेरी बस लगवा दी। मैं रोज स्कूल से घर बस पर ही आती थी, लेकिन मेरे बेचैन बाप के दिल को सुकून नहीं मिलता था, इसलिए बस स्टॉप पर ही 20 मिनट पहले ही खड़ा हो जाता था। किसी भी त्योहार पर भले ही खुद नए कपड़े ना पहने, लेकिन मुझे कीमती कपड़े खरीद कर दिए जाते थे, जिस पर मैं 100 तरह की कमियां निकाल देती थी। मुझे अपने अमीर दोस्तों जैसे कपड़े पहनने का शौक था। मैं खुद को अमीर जाहिर करती थी। मैंने अपने दोस्तों को बता रखा था कि मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल है, जिस पर वह बहुत खुश हुआ करती थी और कहा करती थी कि तुम्हारे माँ बाप इसीलिए तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे ही मेरी इच्छाओं की लिमिट भी बढ़ती जा रही थी। पहले बात सिर्फ कपड़ों और खाने पीने तक सीमित थी, अब मुझे महंगा फोन और खूबसूरत कमरा चाहिए था। मेरी माँ मुझे किचन में घुसने तक न देती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को कोई चोट लग जाए। मैंने अपने खानदान वालों से मिलना जरूरी नहीं समझती थी। हालांकि सभी मुझसे प्यार से पेश आते थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे एक अजीब सी चिढ़ थी। जब भी वह मेरे सामने आते तो मैं नाक चढ़ाकर कमरे में घुस जाया करती थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक कमरा मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रख छोड़ा था, जिसको मैंने महंगे फर्नीचर से डिजाइन किया था, जिसका कर्ज पापा अब तक उतार रहे थे। अगर मेरी माँ कभी गुस्से में इस बात का ताना देती तो मैं रोने लग जाती और कहती कि अगर आप लोग मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते थे तो किसी गरीब स्कूल में पढ़ाई करवा लेनी थी, ताकि मैं अपनी हैसियत को अच्छे से समझ जाती। अमीर स्कूल में भेजकर मेरी इच्छाओं को बढ़ावा आप लोगों ने ही दिया है। वहाँ बच्चे जिस माहौल से आते हैं, तो मुझे बताते हुए शर्मिंदगी होती है कि मैं छोटी सी गली में लाल ईंटों वाले मकान में रहती हूँ, जहाँ पानी की एक बूंद भी गिरे तो पानी कमरों में जमा हो जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं दूसरों के सामने हीन भावना का शिकार हो जाऊं? और वैसे भी जब उनके माँ बाप इतना अच्छा कमा सकते हैं तो पापा वैसा क्यों नहीं कमा सकते? मेरी माँ कहने लगी, मेहनती लोगों की अहमियत होती है। अगर तुम अपने पापा को लोगों के सामने इंट्रोडक्शन करवाओगी तो उन्हें गर्व महसूस होगा कि तुम्हारे पापा मेहनत से रोजी रोटी कमा रहे हैं और इतनी कम आमदनी में ही तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश और तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिनके माँ बाप खुद का पेट काट कर बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में भेजते हैं, उन्हें अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह सब छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे दोस्तों की पार्टी पर जाना हो तो मैं यह तक परवाह न करती थी कि मेरे माँ बाप किस तरह उनके लिए महंगे उपहार इंतजाम करेंगे।
ऊपर से मुझे हमेशा नए कपड़े पहनकर ही जाना होता था। मेरी माँ अगर पुराने कपड़े निकाल कर मेरे सामने रखती तो मैं जाने से ही मना कर देती थी। और हमेशा भूख हड़ताल मेरा हथियार रहा था। मेरे पापा हमेशा से नरम दिल बन जाते थे। मेरी वकालत के लिए मेरी माँ से भी लड़ जाते थे। अगर मेरी माँ गलती से मुझे हाथ भी लगा देती तो पापा उनसे बात करना बंद कर देते थे। कहते थे कि हमारी इकलौती बेटी है, अगर हम उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए मुझे अपने पापा बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, या ये कहा जाए कि मैं मतलबी लड़की थी तो ये कहना गलत ना होगा। मुझे रिश्तों से मोहब्बत न थी बल्कि मुझे पैसों से मोहब्बत थी। जो आदमी मुझे दुनिया की खुशी दे सके मैं उस आदमी को ही अच्छा समझती थी। दरअसल मुझे खुद से मोहब्बत थी, अपने अलावा किसी से नहीं। मेरे दोस्तों का एक ये भी फायदा होता था, वह महंगे गिफ्ट लेकर आया करती थी। जो चीज खरीदने की मेरी हैसियत ना होती थी वह मैं उन्हें खरीदने को कह देती थी। हमेशा मैं उन्हें बाहर किसी महंगे होटल में सालगिरह की पार्टी देती थी। मैं बाहर महंगी चीजें उन्हें खिलाया करती थी। और मेरे माँ बाप घर पर 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस जाते थे। मैं उन्हें अपनी हैसियत नहीं बताना चाहती थी। हमेशा यही कहा करती थी कि घर के माहौल में हम खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और मेरी सहेलियों मान जाती थी। उम्र बढ़ती गई, स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज जाने की जिद करने लगी। मेरे माँ बाप इतना महंगा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि मेरी माँ ने कह दिया तुम्हें थोड़े कम महंगे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, पढ़ाई तो वहाँ भी अच्छी होती है। लेकिन मैंने जिद करके कहा अगर मुझे इस कॉलेज में दाखिला नहीं दिलवा सकते तो आप लोग यह सोचना छोड़ दे कि मैं आगे पढ़ूंगी। मेरे पापा एक साथ 3 लाख रुपए कॉलेज की फीस जमा नहीं करवा सकते थे। वह कॉलेज अमीरों का था, जहां बाहर के देश के बच्चे भी पढ़ते थे। वहां पढ़ने वाला हर बच्चा या तो बिजनेसमैन का बच्चा था या बड़े बड़े सरकारी अफसर का। मेरे पापा ने आखिरकार ऑटो बेचकर मेरी फीस जमा करवाई। अब रोज के खर्चे कहाँ से चलेंगे यह सोचकर उनकी रातों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरा एडमिशन हो चुका है। मेरी दोस्त भी मुझे बधाइयां दे रही थी कि अब हम सब एक ही कॉलेज में जाएंगे। उनके लिए 3 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन असल मुसीबत तो मेरे बाप ने झेली थी। गरीब होना मुझे अपने माँ बाप की गलती लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे माँ बाप अमीर होते तो यह मेरे लिए मुश्किल न होती। मुझे भगवान से शिकायत होती थी कि उन्होंने मुझे अमीर खानदान में पैदा क्यों नहीं किया। अगर मैं अमीर खानदान में पैदा होती तो मुझे झूठ ना बोलना पड़ता। मेरी माँ इस फैसले से खुश ना थी। उन्हें जैसे मेरा फ्यूचर अंधेरे में जाता नजर आ रहा था। कहने लगी अगर तुम यूं ही हर बात पर जिद करती रही तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम ससुराल में जाकर भी यही काम ना करो। कहने लगी तुमने हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया है। मेरे पापा अब नौकरी के लिए इधर उधर धक्के खाने लगे। ऊपर से रही सही कसर खानदान वालों ने पूरी कर दी। कहने लगे आखिर को बेटी को इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी। आप अपनी हैसियत के अनुसार कोई छोटा मोटा कॉलेज देखकर वहां बेटी का एडमिशन करा देते। आखिर को यह 2 साल पढ़कर उसने घर में थोड़ी बैठ जाना है, आगे भी तो पढ़ाई पूरी करनी ही है। आज आप लोगों ने रिक्शा बेच दिया है, कल को जेवर भी जाएगा। मेरा दिल किया कि मैं ऐसे खान दान बालों का मुंह नोच लूं। आखिर को मैं अपने माँ बाप से ही पैसे ले रही थी, किसी गैर से थोड़ी भीख मांग रही थी। लोग अपनी हरकतों से बात नहीं आते। इस वक्त मैं खुद को हमेशा सही समझती थी और सामने वाला मेरी नज़र में गलत होता था। मुझे तो अपनी माँ से भी कोई खास मोहब्बत नहीं थी। उनका हमेशा रोक-टोक करना समझाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे रोक-टोक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद ना थे। मुझे यही लगता था कि मैं दुनिया की चाहे कोई भी चीज मांगूं मुझे मिल जाएगी। मेरे अंदर बहुत घमंड था। खुद से कम लोगों को देखते थी तो मैं उनसे यूं बचकर निकलती कि जैसे उनका गरीब साया मुझ पर ना पड़ जाए। मैं उन्हें कुछ समझती ही नहीं थी। मैं अपने से कम हैसियत के लोगों में उठना बैठना नहीं करती थी। मैंने आज तक ऐसा ख्याल भी नहीं किया था कि अगर मैं किसी चीज का सोचूं और वह मुझे ना मिले, मुझे लगता था कि यह दुनिया मेरे इशारे पर ही चलती है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक तो मैं ऐशो आराम की जिंदगी ही गुजारने वाली हूँ। मैं तो पहले ही बहुत खूबसूरत थी और मुझे उम्मीद थी कि कोई अमीर लड़का ही मुझे पसंद कर लेगा और मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। फिर तो शायद मैं अपने माँ बाप से भी मिलना जुलना छोड़ दूंगी।
क्योंकि वो मेरी हैसियत के बराबर जो नहीं रहेंगे वो मेरे आलीशान बंगले में आएंगे तो मेरे बंगले की शान खराब हो जाएगी। गरीब लोगों को मैं अपने बंगले में नहीं आने दूंगी, फिर भले ही वह मेरे माँ बाप ही क्यों ना होते। एक बार मेरे दोस्तों ने बाहर देश जाने का प्रोग्राम बनाया था। वह हर साल बाहर के देश घूमा करती थी। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत जिद की। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था। मैं हमेशा झूठ बोला करती थी कि मेरे माँ बाप ने बाहर का टूर रख लिया है और मेरे बगैर उनका ट्रिप अधूरा है, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगी। असल हकीकत तो यह थी कि कभी शहर से बाहर भी नहीं निकली थी। वो कहने लगी, अगर तुम्हारे माँ बाप इस बात पर जिद करते हैं तो हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम खुद जाकर तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेंगे। इस बात पर मेरा रंग उड़ गया। मैं उन्हें 10 साल से जानती थी और मैं 10 साल से अपने दोस्तों से यह राज छुपा कर रखा था कि मैं गरीब घर आने की लड़की हूँ। उन्हें लगता था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और बहुत ही अमीर खानदान से हूँ। मुझे अब डर महसूस होने लगा था कि कहीं उन्हें मेरी सच्चाई मालूम ना पड़ जाए। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी और यह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी सहेलियाँ तो मुझे हर जगह बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ती। ये सोचकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी तरह भी उन्हें मालूम नहीं होने दूंगी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं अपने माँ बाप से खुद बात कर लूंगी और इस बार मेरी बात किसी तरह नहीं डालेंगे। जिस पर मेरी दोस्त बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, तुम तो हमारे ग्रुप की जान हो, अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो हमें बाहर घूमने में बहुत मजा आएगा। उन सबका मलेशिया जाने का प्लान था। उनको तो मैंने खुश कर दिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत बेचैन हो गई थी। घर जाकर बात करने का सोचा था। अम्मा का जेवर इस काबिल तो था ही कि वह मुझे बाहर भेज सकती। मैं अब सोचती तो महसूस होता कि इस वक्त मैं कितनी पत्थर दिल लड़की थी कि अपनी माँ का जेवर बेचकर मैं बाहर जाने के ख्वाब देख रही थी, यह जानते हुए भी कि जेवर माँ के लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। मैंने अपने घर वालों को कहा कि किसी तरह पैसे जमा करके मुझे बाहर भेजने का इंतजाम किया जाए। पहले तो मेरी माँ हैरान रह गई और फिर बाद में साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी लगाम तो हमें तभी खींच देनी चाहिए थी जब तुमने पहली बार अपनी हैसियत से बाहर की इच्छा जाहिर की थी। तुम चाहती हो कि हम दोनों सड़क पर आ जाएं ताकि तुम अपनी झूठी शान के लिए अपने दोस्तों के सामने दिखावा कर सको। फर्ज करो कि अगर कल को उन्हें तुम्हारी हकीकत मालूम पड़ जाए तो क्या तुम्हारी दोस्ती इस कदर कमजोर थी कि वह तुम्हें सिर्फ इस वजह से छोड़ देंगे कि तुम गरीब हो। इस बार मेरे पापा भी खामोश रहे क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ नहीं था। मेरी माँ ने पापा को भी खास तौर पर कह दिया था कि इस बार आप इसकी कोई भी गलत तरफदारी नहीं करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बार अपनी दोस्तों को इनकार कैसे करूं। मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। घर में चिड़चिड़ापन सा व्यवहार था मेरा। अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अगर मेरी माँ मुझे आवाज देती तो उनकी बात का जवाब भी नहीं देती थी। मैंने अपने दोस्तों से ये झूठ बोल दिया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनका इलाज करवाने के लिए हम दूसरे देश जा रहे हैं। जिस पर उन्होंने अपनी तरफ से ढेरों दुआएं दी कि तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मुझे इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस ना हो सकी कि मैं अपनी माँ के बारे में झूठ बोल रही हूँ। मुझे लगा यही ठीक तरीका है और इस तरीके से मैं उनसे जान छुड़ा सकती हूँ। मुझे बाहर न जाने का अफसोस तो हुआ था। कॉलेज के 2 साल पूरे हो गए थे और मेरी माँ का जेवर भी इस दौरान बिक चुका था, क्योंकि कॉलेज की फीस तो पूरी करनी ही थी। आखिरी अब यह घर बचा था जो आज़ादी के समय पर मेरे नाना के नाम हुआ था और बाद में मेरी माँ के नाम पर आ गया था। कॉलेज खत्म हुआ तो आगे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मेरे माँ बाप के पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। मेरे पापा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मेरा खर्चा पूरा कर रहे थे। ऑटो भी बिक चुका था। अपना कारोबार तो अब रहा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 टाइम की नौकरी करना शुरू कर दी थी और वह मजदूरी पर ट्रक ड्राइवर बन गए थे। मेरी माँ ने कह दिया कि हम अब तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते, जिस पर मेरे पापा चाहकर भी कुछ ना कर सके। मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और कहा था कि अगर आप मुझे मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकते थे तो फिर मुझे पढ़ाया ही क्यों। इससे अच्छा था कि मैं अनपढ़ ही रहती। एक दिन कॉलेज से घर आते हुए मेरे पापा ने मुझे पैदल चलते हुए देख लिया और ट्रक रोकर मुझे उस पर बैठने के लिए कहा। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मेरी दोस्तों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा तो उनके लिए यह हैरानी कम न थी कि मैं गाड़ी के बजाय ट्रक पर बैठकर जा रही हूँ।
इसलिए वह मेरा पीछा करने लगी और जब उन्होंने मुझे तंग गली से गुजरते एक पुराने से मकान में जाते देखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं काफी हैरान हुई थी। वो कहने लगी, तो तुम्हारे माँ बाप बिजनेस करते हैं? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा ट्रक चलाते हैं? हाथ पर हाथ मार कर वह सब हंसने लगी। मैं शर्मिंदगी के मारे कुछ बोलने के लायक ना रही। मेरे माँ कहने लगी कि मैं तो इसे शुरू दिन से ही कहती थी कि कभी ना कभी तुम लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा और तब दोस्ती टूटने पर तुमको ही तकलीफ होगी। लेकिन ये नहीं मानी। वो लड़कियां मेरा मजाक बनाकर चली गई। उस वक्त मुझे उनका मजाक बनाना इतना बुरा ना लगा जितने अपने माँ बाप का गरीब होना बुरा लगा था। मेरे दोस्तों को सारी हकीकत पता चल चुकी थी और मैंने अपने माँ बाप को इस बात का जिम्मेदार ठहराया था। मेरी सहेलियों ने पूरे कॉलेज में यह मशहूर कर दिया था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ और ये तक कहा था कि मैं गंदी नाली वाले घर में रहती हूँ। वो लोग मुझे जहाँ भी देखती है मेरा मजाक उड़ाती थी। अब मेरा कॉलेज जाने को दिल ही नहीं करता था। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि आप लोग यही चाहते थे ना कि अमीरों से दोस्ती ना करो। अब देख ले, आपकी बेटी का हर जगह मजाक बन चुका है। मैं अब अपने माँ बाप से बहुत बदतमीजी किया करती थी, उनके आगे जवाब दिया करती थी। यहाँ तक कि अगर वो मुझे खाने पीने को भी कोई चीज देते तो मैं नीचे फेंक देती। मेरी माँ मुझसे बहुत परेशान थी। वह मुझे हर तरह से मनाने की कोशिश कर चुकी थी, प्यार मोहब्बत और डांट कर हर तरीका अपना लिया था, लेकिन मैंने अपनी जिद ना छोड़ी थी। मैंने अब कॉलेज जाना छोड़ दिया। 2 साल की फीस डूब चुकी थी, जिसका मुझे कोई अफसोस ना था। मैं उन लोगों का कैसे सामना कर सकती थी? मेरी जिद पर आखिर मेरे माँ बाप ने हथियार डाल दिए और उन होने मुझे कॉलेज जाने के लिए फोर्स करना छोड़ दिया। मेरी माँ कहने लगी, यह अपनी मर्जी की मालिक है, यह किसी की नहीं सुनती। मुझे घरेलू काम करना नहीं आता था। खानदान वाले तो पहले भी मेरे बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। उनके नजदीक मैं एक बहुत ही फूहड़ लड़की थी। अब तो कॉलेज छोड़ने का फैसला करके तो मैं उनके फैसले पर मोहर लगा दी थी। उनकी राय मेरे बारे में बदल नहीं सकती थी और जिसका मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था और अपने माँ बाप का गुस्सा मैंने इस तरह निकाला कि मैंने फेसबुक पर लड़कों से बातें करना शुरू कर दिया, जिसका मेरे घर वालों को अगर पता भी लग जाता तो मुझे कोई परवाह न थी। फेसबुक पर लड़के मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ते रहते थे। मैं तो सिर्फ उनके साथ वक्त गुजारी कर रही थी। असल टारगेट तो मेरा कोई अमीर लड़का फांसने का था। जब से मैंने कॉलेज छोड़ दिया था तब से मुझे इतना अफसोस भी ना था। मैं अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की थी। मैं चाहती थी हर जगह मेरा ही जिक्र हो, हाई सोसाइटी के बीच लोगों के बीच मेरी इज्जत हो। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम वो अकेली ही क्या करती थी, जबकि मैं सारा दिन आराम करती थी। मैं उठकर उनके कामों में हाथ नहीं बटाती थी। मेरी माँ घर के काम करते करते थककर चूर हो जाती थी, लेकिन मुझे उन पर दया नहीं आती थी। कई बार उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो, जिस पर मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। मैं सारा दिन फोन पर लगी रहती थी। 6 महीने गुजर गए थे। मेरे पापा काम से थक हार कर जब रात को घर वापस आते तो मेरे पास जरा भी समय नहीं होता था कि मैं उनसे दिन का हालचाल ही सुन लूं। मेरी बदलाव को वह दोनों ही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ बिजी रहती हूँ। एक रोज मैं नहाने गई तो मेरे फोन पर कॉल आने लगा। गलती से मेरी माँ ने उठा लिया, यह सोचकर कि शायद कोई जरूरी कॉल होगा। दूसरी तरफ से एक लड़का मुझे अजीबोगरीब नाम से बुला रहा था। उस दिन घर वालों को मालूम हो गया कि मैं सारा दिन कमरे में क्या करती हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गुस्सा हुए थे। मेरी माँ कहने लगी, अब तुम्हारी जल्दी ही शादी करना पड़ेगी। मैं अपनी गलती मानने की बजाय और बदतमीजी से बोली कि मुझे अब आप जैसे किसी रिक्शा ड्राइवर से शादी नहीं करनी है। अगर आप लोग मेरे लिए कोई अमीर लड़का नहीं देख सकते तो मेहरबानी करके मुझे गरीब घर में फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इस बात पर मेरी माँ ने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस ना था। मैं अपनी बात पर डटी रही। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। जो रिश्ता आता मैं मुंह पर इनकार कर देती। मुझे गरीब घर में शादी करने ही नहीं थी। एक दिन मेरे माँ बाप ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो। मैं लड़का तो नहीं देखा था, लेकिन अपने माँ बाप की बात पर भरोसा था कि वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होंगे। यकीनन उन्होंने लड़का ढूंढ लिया होगा, रिश्ता भी पक्का कर दिया होगा। खैर 2 हफ्ते बाद ही शादी तय हुई थी।
मेरे माँ बाप ने मुझसे नाराजगी के बावजूद भी मेरी शादी में कोई कमी ना छोड़ी थी। आखिर को वह दिन भी आ गया जब मैं अपने माँ बाप का आंगन छोड़कर किसी पराये घर जाना था। मैंने अपना पति नहीं देखा था और ना ही मुझे उसे देखने की कोई ख्वाहिश थी। आसपास लोग मेरा मजाक बना रहे थे, कहने लगे तुम्हें तो अपने आप पर बड़ा घमंड था कि खुद से भी खूबसूरत लड़का ढूंढोगी, लेकिन तुम्हारे पति को देखकर तो काली अंधेरी रात की याद आ जाती है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया था। मैंने नफरत से अपने माँ बाप को देखा जो रोने का ड्रामा कर रहे थे। मेरी माँ मुझे गले लगाने लगी तो मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब आप यह हक नहीं रखती कि मुझे गले लगा सके। जितना आपने मेरे साथ बुरा करना था कर चुकी है। मेरी माँ कहने लगे कि मुझे अफसोस है कि आज भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा सामने वाला तुम्हें सही लगने लगेगा। हमने आज 6 लड़के को देखकर रिश्ता पक्का कर दिया और आज तुम अपने घर की हो जाओगी। कोशिश करना कि अपने घर को बसा सको। मैंने उनकी बात पर कोई जवाब ना दिया और मुंह मोड़ कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद शोर उठा कि दुल्हन को मंडप पर लेकर आओ। जब मैं मंडप पर गई और मैं अपने दूल्हा को देखा तो मेरा दिल धक से रह गया था। मेरा दूल्हा तो कोयले की तरह काला था, जिसको देखकर दोबारा देखने का दिल ही नहीं चाहा। मैंने तो अपने जीवन साथी के लिए ना जाने कितने सपने सजाए थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सारी जिंदगी मैं एक धोखे में रही थी कि मैं जो चाहूंगी वह मुझे मिल जाएगा। माँ बाप ने मेरे लिए यह आदमी तलाश किया था। लोग मेरा कितना मजाक बना रहे होंगे। मैं तो सपने में भी ऐसा पति नहीं सोचा था, लेकिन पति के घर जाकर अंदाजा हुआ कि मेरा पति अच्छा खासा अमीर आदमी है। मेरी ससुराल में नौकर चाकर की फौज थी। बड़ा सा खूबसूरत बंगला था। मेरी ससुराल में कोई नहीं था। देवांश कहने लगा कि मेरे माँ बाप बाहर के देश में रहते हैं और मैं इस बंगले में अकेला ही रहता हूँ। लेकिन अब मुझे उसकी दौलत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब भी वो मुझे अपना काला चेहरा लेकर बात करता तो मैं उससे मुंह मोड़ लेती। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब ना देती। शादी के अगले दिन मेरी मुंह दिखाई की रस्म थी। मुंह दिखाई में उसके कई दोस्त आए थे। उसका एक दोस्त मुझे बहुत पसंद आ गया। उसे देखते ही मुझे लगा कि मेरी किस्मत तो उसके साथ ही सजनी थी। मेरी माँ मुंह दिखाई की रस्म में आई थी और मुझे समझाती रही कि तुम्हारा बाप तुम्हारी तरफ से बहुत दुखी है, अब उसे और कोई दुख मत देना, यह ना हो कि तुम्हारा कोई दुख बर्दाश्त ना कर पाए। मैंने अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मेरा पति मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं उसे झटक देती और दूर हो जाती। रात देर से कमरे में वापस आती और सुबह होते ही निकल जाती ताकि मेरा अपने बदसूरत पति से सामना ना हो। काश उसके पास दौलत के साथ शक्ल सूरत भी होती तो मैं गुजर कर लेती। उसका दोस्त मुझे अपना फोन नंबर दे गया था। शायद वह भी मुझे चाहता था कि मैं उससे बात करूं। यूं मैंने एक दिन उसे कॉल कर दी, अपने बारे में बताया तो वो मेरे हुस्न की तारीफें करने लगा। कहने लगा मैं तो देवांश से भी ज्यादा अमीर हूँ। आपने क्या सोचकर देवांश से शादी कर ली? आप मेरे जैसे लड़के के साथ ही खूबसूरत लगते हैं। उनकी इन बातों ने मुझे बहुत खुशी दी थी। मैं भी तो यही चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़कर इस हैंडसम लड़के से शादी कर लूं। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है, वरना मेरे ख्याल आता आपसे अलग नहीं थे। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी थी। हम दोनों सारा सारा दिन बातें करते रहते थे। देवांश के जाते ही मैं उसके दोस्त को कॉल लगा लिया करती थी और फिर सारा दिन हमारी बातचीत चलती रहती थी। अब तो मैं देवांश के गैर मौजूदगी में अक्सर उसे घर पर बुला लिया करती थी और उसके आने से पहले ही नौकरों को छुट्टी दे देती थी। अब तो जब से मैंने उसके दोस्त के साथ दोस्ती की थी, तब से मैं अपने पति से और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगी थी। मैंने सोचा कि किसी दिन मेरी बदतमीजी से तंग आकर वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि मैं उसकी कैद से आजाद हो जाऊं। अगर वो मुझे गलती से एक बात कह देता तो मैं उसे 10 बातें सुनाया करती थी। अब मुझे महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े मिलते थे, खाने के लिए अच्छा होता था, नौकर चाकर की भीड़ थी, लेकिन जीवन साथी के तौर पर मुझे यह इंसान बिल्कुल स्वीकार नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ज्यादा समय इसके पास नहीं रहूंगी, इसलिए मैंने अपने पति के दोस्त को कहना शुरू कर दिया कि वह जल्द से जल्द कोई इंतजाम करे, फिर हम अलग रहना शुरू कर देंगे। मैं अपने पति से तलाक ले लूंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। देवांश ने कई बार मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इनकार कर दिया करती कि अगर मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊंगी तो मेरा वापस घर आने को दिन नहीं करेगा।
एक दिन मेरे कहने पर देवांश का दोस्त मेरे घर आया। मैं उसे हमेशा की तरह कहने लगी कि तुम अगर कहो तो मैं अपने पति से तलाक की बात करती हूँ, जिस पर वो हमेशा यही कहता था कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। फिर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आती कि उसे जैसे काले आदमी के नसीब इतना खुल कैसे गया। लंगूर के पहलू में हूर वाला मामला है। मैं भी उसके मजाक पर हंस दी। मेरा सांस तब सूखा जब मेरा पति घर में आया। हम दोनों को बैठा देखकर वह गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि अपने दोस्त को देखकर हंसने लगा। हाथ पर हाथ मारकर कहने लगा कि यार, इस लड़की को अच्छा बेवकूफ बनाया है। मैं हैरानी से उन दोनों की बातों को सुनने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे आशिक का व्यवहार एकदम से बदल गया। मेरा पति कहने लगा, तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं उससे बेखबर हूँ। मेरी घर की चार दीवारी में रहते हुए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैंने उसके दोस्त की तरफ देखा जो मुझे तंजिया मुस्कुराहट से देख रहा था। मुझे उसी वक्त उनका गेम समझ आ गया था। वह कमीना इंसान मेरे पति के साथ मिला हुआ था और वो दोनों मिलकर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं गुस्से से भर गई और चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो धोखा तुम्हें ना मिला, तुम्हें चीजों का पहले से पता था। तुम अपनी शक्ल देखकर अपनी जैसी लड़की से शादी कर लेते। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। जिस पर दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। मेरे पति का दोस्त बोला कि तुम अगर इसको एक बार देख लोगी तो इसकी दीवानी हो जाओगी और तुम्हें इस धोखा देने पर अफसोस होने लगेगा। मेरा पति उठकर वॉशरूम चला गया और कुछ देर बाद वापस आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे का कालापन खत्म हो चुका था और उसका असल रंग निकलकर सामने आया था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मैं दंग रह गई थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपने पति के साथ वफादार क्यों ना रही। मैंने कहा, तुमने मेरे माँ बाप को धोखा दिया है। अगर तुम काले नहीं थे तो तुम्हें यह नाटक करने की क्या जरूरत थी। वह हंसने लगा, कहने लगा कि तुम जैसियों के लिए नाटक करना बहुत जरूरी है। तुम वो बेटी हो जो अपने माँ बाप को कभी कोई सुख ना दे सकी। मेरे माँ बाप नहीं है। मैं तुमसे झूठ बोला था कि मेरे माँ बाप बाहर के देश में रहते हैं। मैंने एक रिश्ते वाली से बात की थी और उसे वही अपनी तस्वीर दी थी जिस पर मेरी रंगत काली थी। हर बार मेरे काले रंग की वजह से मेरे रिश्ते से इनकार हो जाता था। अगर मैं अपनी असली रंग में सबके सामने रहता तो मेरे आसपास लड़कियों की भीड़ रहती थी। हर कोई मुझसे शादी की इच्छा रखती थी, लेकिन मुझे पता था वह सब लड़कियां पैसों पर मरती हैं। तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैंने उन्हें तुम्हारे घर आने की बजाय अपने घर बुला लिया। तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत देखकर मैं इम्प्रेस हुआ। मुझे विश्वास था कि उनकी औलाद उनकी तरह होगी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हुआ था। तुम भी बाकियों की तरह दुनिया की दौलत के पीछे भागने वाली लड़की हो और तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। यह मेरा कोई दोस्त नहीं, बल्कि मेरे ही ऑफिस में काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर है जिसको कुछ रुपए देकर मैंने ये काम सौंपा था। मेरे सर पर तो आसमान गिर चुका था। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम जैसी औरत को अपने घर पर और नहीं रख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मुझे अफसोस होगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दोबारा अपने घर में बिठाकर रोटी खिलाए। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तुम चाहो तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रख लो। वो मेरी तरफ देखने का भी रवादार ना था। मैं बैठकर रोने लगी। मुझे अब अपना हर पाप याद आने लगे। बचपन में मैं कैसे अपने माँ बाप से अपनी हर जिद मनवा लिया करती थी। दोस्तों के सामने उनका इंट्रोडक्शन करने से भी मुझे शर्म आती थी। इस वक्त मेरे माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। मैंने सोच लिया था कि वापस घर जाने की बजाय मैं खुदकुशी करके अपनी जान दे दूंगी। मैं अपने पति से माफी मांगने लगी कि तुम बेशक मुझे तलाक दे दो। तुम ठीक रहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहने की लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत किया है। देवांश ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और अपने कमरे में जा चला गया। मैं पूरी रात बाहर हाल में सोफे पर ही बैठी रोती रही। अगले दिन 10 बजे देवांश कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर कहने लगा, तुम कमरे में क्यों नहीं सोई। मैं काफी हैरान हुई। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्लीज कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो वरना मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मेरा पति कहने लगा, तुम्हारा और मेरा जितने महीने का साथ रहा तुमने कभी मेरे साथ प्यार से रात नहीं बिताई थी। हालांकि इतने महीनों में तुम 3-4 बार ही मेरे करीब आई थी।
हालांकि मुझे धोखा दे रही थी और उस लड़के की मोहब्बत में पड़ गई थी। लेकिन यह भी सच है, तुमने उस लड़के के साथ कभी भी हद पार करने की कोशिश नहीं की। तुम अब भी सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, क्योंकि जिसे तुम मेरा दोस्त समझकर प्यार कर रही थी उसने तुम्हें अपने करीब करने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारे साथ संबंध बनाना भी चाहा था, क्योंकि यह भी हमारे प्लान का ही हिस्सा था कि तुम अपनी हदें पार करती हो या नहीं। लेकिन तुमने कभी अपनी हद पार नहीं की और उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो मुझसे कहता था, सर आपकी पत्नी भले ही आपको धोखा दे रही हो, लेकिन वह बहुत ही चरित्रवान लड़की है, मुझे अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती। तो तुम्हारी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें इतनी गलतियां करने के बाद आखिर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, बल्कि तुम्हें जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने पति को हैरानी से देखा था कि कोई इतना रहम दिल भी हो सकता है कि उसने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। मैं बहुत खुश थी। अब मैं अपने पति का हर काम और अपने हाथों से करने लगी थी। मैं अपने माँ बाप से भी मिलने गई थी। मेरे बदलाव पर मेरे माँ बाप की खुश हुए थे और मैंने अपने माँ बाप से माफी मांग ली थी। मेरे माँ बाप ने भी मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया था। माँ बाप होते ही है इतने नरम दिल की अपनी औलाद की हर गलती को माफ कर देते हैं। असल जीत तब थी कि मेरे पति ने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं अब अपने पति से सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ, उसकी हर बात मानती हूँ और मेरा पति भी बदले में मुझे उतनी ही मोहब्बत और सम्मान देता है। मेरे पति ने कभी मुझे पुरानी बात का ताना नहीं दिया था। वह दिल का बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान ने मुझे एक चांद सा बेटा भी दिया और अब मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला।